बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आप लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं जी मुबादअत होम इकनॉमिक्स क्लास नाइन्थ की होम इकनॉमिक्स का हमारे पास आज है जी चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर हमारे पास देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है क्योंकि ये है जी खाने पीने के मतलब। तो खाना पीना तो सबको ही पसंद होता है जी। खाने की तैयारी कैसे करेंगे, तो ज़रा ध्यान से आपने ये चैप्टर सीखना है, इसको पढ़ना है और इसकी तैयारी करनी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो आइए जी बिला तहीर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ना सबसे पहले आपको बुक वाले शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे, फिर बुक वाले लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, MCQs करवाएंगे और आपको इसमें इंशाअल्लाह ताला वो क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उनके भी आपको निशानात लगवा दिए जाएंगे। तो आइए जी बुक के जो पीछे हैं हमारे पास वो शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये टोटल हमें देखने में मिलते हैं जी 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक और इसका बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। साथ साथ जब आप बेल आइकॉन ऑन कर लेते हैं तो फिर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अपलोड होती है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ़ किस्म के गेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा आप जी। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खाना पकाने के मकासद तहरीर करें। खाना क्यों पकाया जाता है जी, इसके मकासद हैं हमारे पास। खाना पकाने के मकासद, पहला इसका मकसद है ग़िज़ा ज़ोद हज़म, जिनकी जल्द हज़म हो जाती है, नरम और गर्म हो जाती है। ग़िज़ा खुश जायका और खुश रंग हो जाती है। ग़िज़ा मिज़र से जरासीम से पाक हो जाती है। जब आप किसी भी चीज़ को उबालते हैं ना, उबालने तक गर्म करते हैं, यानी कि पानी को जब उबाला जाता है तो काफ़ी हद तक तकरीबन सारे जरासीम इसमें से ख़त्म हो जाते हैं। ग़िज़ा के हजम व मकदार में इजाफ़ा होता है, मसलन दाल, चावल, चने और फलियाँ वगैरह जब आप पकाते हैं तो वो बढ़ जाती हैं फूल के। तो ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने अपने हिसाब से 4 शॉर्ट आपको निशाना लगवाए हैं। अगर आपने अपने हिसाब से करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। टोटल 8 है, इनमें से कोई भी 4 आप करेंगे। उसके बाद जी सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, तर पकाने के तरीके कौन कौन से हैं। तर मतलब ऐसे जो खाने जो पानी में पकाए जाते हैं, ठीक है जी। तो 89 पेज पे इसका आंसर मिलेगा हमें। ये है जी तर पकाने का तरीका। इसमें हमारे पास पहला आएगा उबालना। इस तरीके से सब्जियां, अनाज और चावल वगैरह उबाले जाते हैं। इसके लिए पानी की इतनी मकदार इस्तेमाल की जाती है जिसमें खुराक आसानी से गल जाए। दूसरा नंबर है भाप देना। सब्जियों को पानी या दूध का छींटा देकर ढाँप दिया जाता है और हल्की आंच पर पकाया जाता है। तीसरे नंबर पे है दम पजीरी। दरमियाना दर्जा हरारत पर ढक्कन वाले बर्तन में पकाने के इस तरीका को दम पजीरी कहते हैं जी। ये दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। माइक्रोवेव ओवन के फ़वाइद तहरीर करें। 92 पेज पे इसका आंसर मिलेगा हमें जी। ये माइक्रोवेव के फ़वाइद, वक्त की बचत होती है, खाना जल्दी तैयार हो जाता है और घंटों की मेहनत बच जाती है। बचे हुए खाने को दोबारा गर्म किया जा सकता है। इसका जायका, रंगत और टेक्सचर भी ख़राब नहीं होता। आग या गर्म बर्तनों के हादसा से भी में बचत होती है। जिन बर्तनों में खाना पकाया या गर्म किया जाता है इन्हीं बर्तनों में पेश किया जा सकता है, ठीक है जी। ये इसके फ़वाइद हैं। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, पकाने के दौरान अंडों की ग़िज़ाइयत बरकरार रखने के तरीके। 93 पेज है। इनके अंडे को किस तरह पकाया जाए कि उनकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। तो ये है जी, अंडे को हल्की आंच पर पकाना चाहिए। तेज़ आंच पर पकाने से प्रोटीन सहत हो जाती हैं जो इंसानी मैदे के लिए नाकाबिले हज़म होती है। अंडों को फेंटने से इनमें हवा शामिल हो जाती है जिससे इनका हजम बढ़ जाता है, इसलिए इनको
کیک، پیسٹری، آملیٹ اور مٹھائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈوں کی محسوس خاصیت جوڑنے کا عمل ہے، جس کی وجہ سے ان کو کباب، کٹلٹس، پڈنگ، بسکٹ اور گلاب جامن وغیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا شارٹ کویسچن ہو گیا، کھانا پیش کرنے کے بنیادی اصول لکھیے۔ یہ 95 پیج پہ اس کا آنسر میں ملے گا۔ کھانا پیش کرنے کے بنیادی اصول، تو یہ ہمارے پاس ہیں جی 5 اصول ہے، اس کو ہائی لائٹ کروا دیں۔ تو یہاں پہ کھانا پیش کرنے کے چند بنیادی اصول درج ذیل ہیں۔ کھانا پیش کرنے کے لیے استعمال ہونے والے برتن صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ میز یا دسترخوان دلکش اور خوبصورتی سے ترتیب دینا چاہیے۔ ڈش یا ڈونگے میں کھانا گنجائش کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ ڈش کی سجاوٹ بڑھانے کے لیے اس کے اوپر پودینے، دھنیا کی چند پتیاں، ہری مرچ یا کٹے ہوئے ٹماٹر سجائے جا سکتے ہیں۔ میز پر پھولوں کی آرائش سے سجاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 5واں شارٹ کویسچن، چھٹا شارٹ کویسچن ہے، ایک سے زائد افراد کے لیے ٹرے لگانے کا طریقہ۔ 97 پیج پہ ہے جی۔ ایک سے زائد افراد کے لیے ٹرے لگانے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک سے زائد افراد کے لیے پلیٹیں اور پیالیاں وغیرہ اوپر تلے رکھی جاتی ہیں اور نیپکن میں بائیں جانب اکٹھے ہی رکھے جا سکتے ہیں۔ زیادہ لوگوں کے لیے عموماً چائے یا مشروبات کی ٹرے ہی لگائی جاتی ہے، مگر ٹرے میں برتن سجاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ تمام پیالیوں کے کنڈے اور چمچوں کا روح ایک ہی جانب ہو۔ بس جی یہ اتنا۔ اس کے بعد 7واں شارٹ کویسچن ہے، بوفے انداز میں کھانا پیش کیسے کیا جاتا ہے۔ 100 نمبر پیج پہ اس کا آنسر ملے گا آپ کو، 100 پیج۔ یہ ہے جی، یہ ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوئے مجھ سے، لگتا ہے میں بھول گیا ہوں۔ چلے 3 لائنوں کے مجھ سے ملا۔ یہ اس انداز میں کم جگہ میں بہت سے مہمانوں کو آسانی سے کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ اس انداز میں کھانا پیش کرنے سے بے تکلفی اور اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، کیوں نہ کہ کھانا کھڑے ہو کر چلتے پھرتے اپنی مدد آپ کھایا جاتا ہے۔ بوفے کے میز نہایت عمدہ طریقے سے ترتیب دی جاتی ہے۔ میز پوش نیپکن یا ٹیشو پیپر اور پھولوں کی آرائش سے ماحول کو خوشگوار اور دلکش بنایا جاتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس کے بعد جی، خوراک کو سٹور کرنے کے عوامل کون کون سے ہیں۔ 104 پیج پہ اس کا آنسر ملے گا ہمیں، خوراک کو کس طرح سٹور کیا جاتا ہے۔ خوراک کو سٹور کرنے کے 3 بنیادی عوامل ہیں۔ خوراک کی نوعیت، خوراک کی کوالٹی، استعمال سے قبل ذخیرہ کرنے کی مدت۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس کے بعد ریفریجریٹر کی صفائی کا طریقہ بیان کریں۔ کویسچن 9 پیج نمبر ہمیں ملے گا یہ 110 پہ۔ ریفریجریٹر کی صفائی عمومی دیکھ بھال یہ ہے، ریفریجریٹر کو روزانہ نہ صاف کریں اور ہفتے میں 1 مرتبہ تمام اشیاء نکال کر اچھی طرح اسفنج سے صاف کریں اور کسی کپڑے یا تولیے سے اچھی طرح خشک کرنے کے بعد کچھ دیر تک خالی چلنے دیں۔ ریفریجریٹر کے ہینڈل، دروازہ اور بلائی حصے کو بھی صاف کریں۔ ریفریجریٹر کے اندر اکثر نمی کے باعث پھپھوندی لگ جاتی ہے، اس کو تھوڑا سا سفید سرکہ اور میٹھا سوڈا ملا کر صاف کریں۔ یہ ہمارے پاس آ گیا 9ویں کا۔ اور 10ویں کا دیکھیے، باورچی خانے میں معمولی حادثات کی روک تھام کیوں کر کی جا سکتی ہے، یعنی کہ باورچی خانے میں جو معمولی حادثات ہوتے ہیں وہ کس طرح کی جاتی ہے اس کی روک تھام۔ 116 اور 117 پیج ہے اس کا۔
ये हमारे पास आ गया जी शॉर्ट क्वेश्चन 10 का आंसर। ये 3 पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं। बावर्ची खाने में काम करते वक्त अक्सर बेशतर आग से हाथ या बाजू जल जाता है। मुतासरा हिस्से पर बरनाल, सिरका, नीली रोशनी या सरसों का तेल लगाने से दर्द में इफाका होता है। उसके अलावा चोट या गिरने की सूरत में जख्म को डेटॉल के महलूल से साफ़ करें और जख्म पर टिंचर आयोडीन या मर्क्यूरोक्रोम लगाएं। ठीक है, मर्क्यूरोक्रोम ये क्रीम का नाम होगा किसी का या कोई। अगर बावर्ची खाने में गैस फैलने की वजह से हादसा पेश आए तो मुतासरा फ़र्द को खुली और साफ़ हवा में ले जाएं और इसके कपड़े ढीले कर दें। 10 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर में से बन सकते थे वो बना के तो आपको बताते हैं। जी, इस पेज पे तो फ़िलहाल नहीं है हमारे पास, पेज वाइज चलते हैं। जो हाईलाइट किए होंगे वो आपको बता देंगे कौन सा कितना करना है आपने। हाँ जी, इस पेज पे ऊपर हमें ये मिलने आ रहा है जी, क्वेश्चन एक मिला है, खाना पकाने के तरीके बयान करें। तो पहला तरीका है जी खुश्क पकाने का तरीका, दूसरा जी तर पकाने का तरीका, तीसरा तलने का तरीका, चौथा माइक्रोवेव में पकाने का तरीका। 4 तरीके हैं जी इसके। नेक्स्ट पेज पे कोई नहीं है, उससे अगले पेज पे देखिए। माइक्रोवेव के नुकसानात भी आपको पेपर में आ सकते हैं। तो ये यदि इस तरीके में भाप देने और दम पजीरी के तरीके नहीं बनाए जा सकते और गहरी चिकनाइयों में पकाने का तरीका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें आप खाना नहीं पका सकते। ठीक है, चीज़ ब्राउन नहीं हो पाती, चीज़ें ब्राउन नहीं हो पाती जिसकी वजह से केक और बिस्किट वगैरह की मतलूबा रंगत हासिल नहीं की जा सकती। माइक्रोवेव ओवन बहुत कीमती हैं और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन भी रवायती बर्तनों से मुख्तलिफ होते हैं। ये बस इसके चंद नुकसान था। सेहत के हवाले से इसका कोई नुकसान नहीं है, बिला झिझक आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी कौन सा हमारे पास एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जी जी, यहाँ पे जी चावल, अनाज और दालों की ग़िज़ायत बरकरार रखना किस तरह रखी जा सकती है। क्या अनाज में, अच्छा ये ऊपर वाला लहदा क्वेश्चन है, अनाज में क्या क्या शामिल है। अनाज में गेहूँ, मकई, जो बाजरा और दालें शामिल हैं। या अनाज की ग़िज़ायत को बरकरार कैसे रखा जा सकता है। ठीक है, अनाज को पकाने के मकासद सेलुलोज को नरम करना, प्रोटीन और नशास्ता को पकाना, जायकेदार और काबिल हज़म बनाना ताकि वो जुज़वे बदन बन सकें। उसके बाद दालों को गलाने किस तरह गलाया जा सकता है या दालों को की ग़िज़ायत को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल बनता है इसका। दालों को गलाने के लिए अगर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाए या इन्हें ढक्कन वाली देगची में पकाया जाए तो इससे ग़िज़ायत को महफूज किया जा सकता है। दालें चूँकि देर से गलती हैं इसलिए इन्हें पकाने से कबल भिगो कर रखना चाहिए, मगर भिगोए हुए पानी ही में पकाने से इनकी ग़िज़ायत के ज़िया को रोका जा सकता है। यह है कि दालों की ग़िज़ायत कैसे महफूज किया जा सकता है, और ऊपर वाला है अनाज की ग़िज़ायत को कैसे महफूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जी हमारे पास है खाना पेश करने के तरीके कितने हैं। एक है जी ट्राली में, दूसरा ट्रे में, मशरक़ी तरीका, मगरबी तरीका और बूफे का तरीका। ये सारे आपने याद करने हैं। नेक्स्ट पेज पे जी कोई नहीं है फ़िलहाल, अगले पेज पे चलते हैं। हाँ जी, इस पेज पे हम मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन कुछ। मगरबी अंदाज में खाना किन तरीक़ों से पेश किया जाता है। तो आप कहेंगे जी मगरबी अंदाज में खाना गैर रस्मी अंदाज में और रस्मी अंदाज में पेश किया जाता है। गैर रस्मी अंदाज में खाना किस तरह पेश किया जाता है। इस अंदाज में खाना मेज़ पर मुख्तलिफ डोंगों और डिशों में रख दिया जाता है। सालन के डोंगे हर एक के सामने बढ़ाए जाते हैं।
جن سے تمام افراد حسب منشا کھانا اپنی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں۔ پانی کے لیے گلاس دائیں ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ میٹھی چیز یا پھل ہمیشہ کھانے کے آخر میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ہے جی۔ اور غیر رسمی انداز میں کھانا کس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ اس انداز میں گھر کے افراد میں سے ایک شخص میزبان ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں کے پاس ایک شخص بیٹھ جاتا ہے جا کے، اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے۔ اب یہ نیچے سے اب جو ہائی لائٹ کیا بس وہی کرنا آپ نے۔ اس کے بعد جی میز پر ہر کسی کے سامنے ہر شخص کے لیے ایک میٹ بچھایا جاتا ہے۔ اس کور پر ہر فرد کے لیے کراکری اور کٹلری وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ رسمی انداز میں کھانا کھانے کے لیے چھری، چمچ اور کانٹے کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، کون سا شارٹ کویسچن بنے گا؟ یہ تو ہو گیا۔ اس پہ دیکھیے، کھانا پیش کرنے کے لیے دلکش انداز یا کھانا پیش کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کھانا کسی بھی انداز سے پیش کیا جائے، اس کی دلکشی بڑھانے کے لیے نزل باتوں کا یا کھانے کی دلکشی بڑھانے کے لیے کون سی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ یہ شارٹ کویسچن بنے گا۔ میز پوش، دسترخوان یا ٹرے کور کا انتخاب، نیپکن کا انتخاب، برتنوں کا انتخاب، دسترخوان بچھانا، میز لگانا، پھولوں کی آرائش، کھانا پیش کرنا، یہ سارے جو ہے نا باتیں ذہن میں رکھنی ہیں دلکش بنانے کے لیے کھانے کو۔ کھانا کیسے پیش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ کھانا پیش کرنے میں نفاست و سلیقہ مندی کا بھی بہت دخل ہے۔ رنگ برنگی سبزیوں کی سلاد سے کھانے کو خوش رنگ اور دلکش بنایا جا سکتا ہے۔ سیخ کباب یا چپلی کباب کو ابلے ہوئے مٹروں اور کٹے ہوئے ٹماٹروں سے سجانے سے کھانے میں مزید کشش پیدا کی جا سکتی ہے۔ جو کھانے گرم کھائے جا سکتے ہیں ان کو خوب گرم، اور جنہیں ٹھنڈا پیش کرنا ہو مثلا آئس کریم، کسٹرڈ، کھیر یا جیلی وغیرہ کو خوب ٹھنڈا پیش کریں۔ کھانا کھانے کے آداب اور طور طریقے، یہ ہے جی کھانا جو کھا رہا ہے اس کو کون کون سے آداب اور طور طریقے اپنانے چاہیے، یہ آپ نے رکھنا ہے اس کو ذہن میں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ صابن اور صاف پانی سے اچھی طرح دھو لینے چاہیے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے۔ کھانا اس وقت شروع کریں جب گھر کے بزرگ اور تمام افراد کھانا اپنی اپنی پلیٹ میں نکال چکیں۔ کھانا آہستہ آہستہ منہ بند کر کے اور چبا کر کھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آداب ہر کسی کو ویسے بھی آنے چاہیے، پتہ بھی ہوں گے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں جی۔ خوراک کو سٹور کرنے کی اہمیت، تو اس کی کیا اہمیت ہے جی؟ خوراک کے نقصانات پر قابو پانا، غذائیت کے ضیاع میں کمی، غذائی قلت میں کمی کرنا، اور غذا میں ورائٹی فراہم کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہ چار چیزیں جو ہے نا آپ نے یہ پوائنٹ یاد کرنے ہیں اس کے۔ اگلے پیج پہ آ جائیے جی، غذا کو سٹور کرنے کی اقسام کون کون سی ہے؟ یعنی کہ غذا کو سٹور کرنے کے لیے درجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ غذا کو سٹور کرنے سے پہلے اس کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو یہ ہے جی جلد خراب ہونے والی غذائیں اور دیر سے خراب ہونے والی غذائیں، دو قسمیں ہیں اس کی۔ اس پیج پہ آ جائیے، اور یہ ہمارے پاس 110 پیج ہے۔ یہاں پر ریفریجریٹر کا بنیادی اصول کیا ہے؟ ریفریجریٹر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اشیاء خوردنی کے لیے اتنی ٹھنڈک مہیا کر دی جائے کہ نقصان دہ بیکٹیریا یا ہامروں کی افزائش رک جائے اور وہ بے ضرر ہو جائیں۔ مثلاً یہ عارضی طریقہ ہے جو ہی غذا فریج سے باہر نکالی جاتی ہے اور درجہ حرارت بڑھتا ہے، بیکٹیریا کے باثر ہونے میں تیزی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ریفریجریٹر کی صفائی، یہ تو ہم نے کر لی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں، میرے ہاتھ سے پورے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے جی۔ اب اس کے لانگ کویسچن کے نشانات لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد MCQ کریں گے۔ تو پہلا لانگ کویسچن ہے کھانا پکانے کے اصول 87 سے 91 تک ہیں۔
खाना पकाने के असूल। तो ये हैं जी हमारे पास खाना पकाने के असूल। यहाँ से लेके ये नीचे से यहाँ से शुरू करना आपने। ये सारे खाना पकाने के असूल हैं। यहाँ से लेके ये सारा करके आना आपने, और अगले पेज पे आके ये एंड हो रहा है। ये तर्ज पकाना, ठीक है। उसके बाद ये भी पेज पूरा करेंगे। तलने के तरीके, फिर माइक्रोवेव में पकाने का तरीका। ये कहाँ पे हैंड होना है, एक मिनट है ज़रा, 91 पे। इसका क्लोजिंग का निशान नहीं लगाया लगता मैंने, ये है बल्कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से आपने तरतीब दे लेनी है, थोड़ा शॉर्ट करना हुआ तो कर लीजिएगा। 87 पेज से शुरू हुआ है और 91 पेज पे आगे इधर एंड हो रहा है। यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर है। दोबारा देख लें, इसमें ना कितने तरीके आते हैं खाना पकाने के तरीके। यहाँ पे तो एक लाइन नहीं है ना 91 पे, तो 92 से असल में ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ये 4 तरीके हैं, खुश्क पकाने का, तर पकाने का, तलने का और माइक्रोवेव करने का। आगे फिर उनकी हेडिंग्स हैं, उनको अपने हिसाब से आप छोटा करना हुआ कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे फ़िलहाल ख़त्म हो रहा है। उसके बाद पकाने के मराहल में गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार रखने के असूल, ये 92 पेज पे है। इनके गोश्त की जो ग़िज़ाइयत है वो बरकरार है, तो उसको किस तरह पकाया जाए। तो ये बस इस गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार रखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बस छोटा सा ही शॉर्ट क्वेश्चन है। मगरबी तरीके से खाना किस तरह पेश किया जाता है, 99 और 100 पेज। ये है जी मगरबी तरीके में खाना किस तरह पेश किया जाता है। ये 2 तरीके हैं, रस्मी और गैर रस्मी। ये अगले पेज पे यहाँ पे ख़त्म हो गया आगे। उसके बाद खाना पेश करने में सफाई की क्या अहमियत है, 103 पेज पे। खाना पेश करने में सफाई की अहमियत, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बात थोड़ा सी है। एशिया खुर्दनी को स्टोर करने के मुख्तलिफ तरीके बयान करें, 106 107। इनका एशिया खुर्दनी जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनको स्टोर करने के तरीके। ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 यहाँ से लेके ये सारा पेज करने के बाद अगले पेज के ऊपर ये 4 पॉइंट हैं इसके, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आगे। बावर्ची खाने में हादसात और इनसे बचाव की तदाबीर, 114 पेज पे है। बावर्ची खाने में जो हादसात हैं उनसे बचाव की तरतीब ये है। ये पूरा टेबल आपने याद करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन 6 यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट पे बावर्ची खाने में ग़िज़ा की तैयारी के दौरान किन हिफाजी इक़दामात पर अमल करना चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन 7 हमारे पास ये यहाँ से है, ये सारा करना आपने, और अगले पेज पे आपने यहाँ पे आ जाना। बस यहाँ पे ये आपका एंड हो गया। यदि लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए, अब इसके MCQs के निशानात लगा लीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जी, पकाने से ग़िज़ा खुशबू और खुशबूदार ज़ायक़ा हो जाती है, इसका रूके हाज़मा पर क्या असर पड़ता है, एहराज ज़्यादा होता है, ठीक है जी। उसके बाद तर पकाने के तरीक़ों में क्या इस्तेमाल की होता है, पानी। माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन कैसे होते हैं, महसूस होते हैं वो। चावलों को इनके भिगोए हुए पानी में ना पकाने से कौन सी ग़िज़ाएँ ज़ाया हो जाती हैं, प्रोटीन और मदनी नमकियात। दस्तरखान या ट्रे को कवर हमेशा किस कपड़े के होने चाहिए, सूती। एक फ़र्द के लिए ट्रे का साइज़ अमूमन कितने इंच मुनासिब होता है, 12-18। मगरबी तरीके के रस्मी अंदाज में खाना किस फ़र्द से शुरू होता है, मेज़बान से। नैपकिन का साइज़ अमूमन कितने मुरब्बा इंच होता है, 18। रेफ्रिजरेटर को हफ्ते में कम से कम कितनी मरतबा डीफ्रॉस्ट किया जाए, मतलब कि उसको बंद करके साफ़ किया जाए 1 मरतबा। खाना में तनू पैदा करने के लिए खुराक को किस अंदाज से स्टोर किया जाता है, अचार, चटनी, मुरब्बा जात और जैम बनाकर। ये जी इसके MCQs भी हमारे पास हो गए। लेकिन बच्चों जी आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना एग्ज़ाम के हवाले से। अल्लाह ताला आपको अच्छे से नंबरों से कामयाब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।